हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके बीच एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो है क्राउन रूल के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए हमें जो है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कंपनी रूल जो था 1773 से लेकर 1858 तक जो चला। तो उस कंपनी रूल के दौरान कौन कौन से थे अलग अलग जो एक्ट्स जो थे, जो वो ब्रिटिश के द्वारा जो जहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में जो थे वो लाए गए। तो आज हम जो है क्राउन रूल के, क्योंकि मैंने इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो कंपनी रूल जो 1773 से लेकर हमने उसको किया था 1858 तक, उसको हमने जो डिवाइड किया था। तो आज हम जो है समझने वाले हैं द क्राउन रूल के बारे में। गाइज, इससे पहले कि हम आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करें, इसको समझने की कोशिश करें। आप अपने अपने फ़ोन में जाकर इस चैनल को, जर्नी ऑफ लाइफ जो चैनल है, इसको जो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर लेक्चर जो है इसमें कुछ आपको सीखने के लिए मिले, तो लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं सब्सक्राइब सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। ये स्टार्ट करते हैं। द क्राउन रूल जो है 1858 से लेकर 1947 तक जो है वो चला। तो आप सब स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि 1857 में जो था वो रिवोल्ट जो था, सन सत्तावन का विद्रोह जिसे कहते हैं, वो आया। तो सन सत्तावन का विद्रोह जो था, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था, उसके होने के बाद जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक्ट जो थे ये लाए। तो आइए हम देखते हैं इन एक्ट्स में क्या क्या था। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। इसके हम आज देखेंगे की फीचर्स क्या थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था, इसके की फीचर्स, इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो इस एक्ट को सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने नोट करना है। ये सारे एक्ट्स आपको बता दूं, जितने भी सारे एक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आल्दो मैं डायरेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे भी चला जाता, कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करता, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो है इनमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और आज आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन जो थे बड़े सारे एग्जाम्स में जो बड़ी बार आए हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स जो हैं, इसलिए मैंने आपको जहाँ पे आज इनको समझाना जो है वो बेटर समझा। ये स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जो था, इसके की फीचर्स क्या थे। सबसे पहले इसको हम जो है इसको आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, कि गवर्नमेंट इंडिया में जो है गुड गवर्नमेंट इंडिया में हो, उसके नाम से गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एवॉयलिस्ट जो एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर एक जो है वो है एवॉयलिस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट की हुआ क्या इस एक्ट में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एवॉयलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1858 से पहले, इस एक्ट से पहले जो थी वो इंडिया में जो थी, लेकिन इसको इस एक्ट के तहत क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, इंडिया से ख़त्म कर दिया गया। और सारी उसकी पावर्स जो थी गवर्नमेंट की, चाहे वो टेरिटरीज़ की हों, चाहे वो रेवेन्यूज़ की हों, तो वो किसको चली गई, ब्रिटिश क्राउन को चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई सारी। इन अ वे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके सारी पावर्स जो थी इंडिया को चलाने के लिए वो सारी अपने हाथ में ले ली। तो 1858 इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया कि सारी जो थी पावर्स वगैरह सारी जो थी वो अपने पास ले ली।
एक और इम्पॉर्टेंट इसका फीचर जो है स्टूडेंट्स ये नोट करने वाला है। तो जैसे आपने पढ़ा कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें जो आपने एक प्रोविज़न जो पढ़ा था उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, बाकी वाले गवर्नर जो थे उसको अधीन बना दिए गए उसके। और फिर उससे चलते चलते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना दिया गया। लेकिन 1858 में जाकर हुआ क्या कि उसका डेजिग्नेशन ही चेंज कर दिया और उसमें क्या रख दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट जो है नोट करने वाला है कि डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल जो इंडिया का जो था उसका किस एक्ट के तहत जो है चेंज किया गया था। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है किस एक्ट के तहत किया गया था। 1858 में जो एक एक्ट आया था उसके तहत जो था इसका डेजिग्नेशन जो था वो चेंज किया गया था। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। तो वो था क्या, अब जो था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपनी जो थी, कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था। कंपनी को एबॉलिश करने के बाद सारी जो पावर चली गई थी ब्रिटिश के पास चली गई थी। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसने जो जहाँ पे वाइसराय भेजा तो वो क्या था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश क्राउन का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट जो था उनका नुमाइंदा, जहाँ पे एक किस्म से डायरेक्ट जो उन्होंने अपना बंदा भेज के इंडिया को पूरे अपने कंट्रोल में ले लिया। और लॉर्ड कैनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, लॉर्ड कैनिंग जो था ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग क्या हो गया, फर्स्ट वाइसराय इंडिया का बन गया। तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा याद रखना है, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। लॉर्ड कैनिंग जो था तो वो फर्स्ट वाइसराय बन गया 1850 में, उसका डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल का चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया वाइसराय, और ये लॉर्ड कैनिंग जो था ये फर्स्ट जो उसका वो वाइसराय बन गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और फीचर इसका जो था, तो एक क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स एंड कोड ऑफ डायरेक्टर जो था, ये मैंने बताया कि पिछले एक्ट में आपको बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान दो बॉडीज जहाँ पे बनाई गई थी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। एक थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी ये पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ये कमर्शियल जो अफेयर्स जो थे उनको देखने के लिए बॉडी बनाई गई थी। लेकिन इस एक्ट में इनको एबॉलिश कर दिया गया। और उसके अलावा हुआ क्या, इसका अगला प्रोविजन जो था, उनकी जगह हुआ क्या कि नया जो एक इन्होंने क्या प्रोविजन जो क्रिएट कर दिया, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, को एक नया ऑफिस तैयार हो गया इस एक्ट के तहत। कौन सा ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक और अलग से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो इंडिया के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिसको सारी पावर्स जो थी, अथॉरिटी जो थी इंडिया को चलाने के लिए वो दी गई, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन अ वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो पिछले एक्ट्स में आपको मैंने पढ़ाया, तो उसको जहाँ पे एबॉलिश करके एक नया ऑफिस जो था वो जहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, उसका नाम था, उस ऑफिस को, वो कौन सा ऑफिस क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो उसको बनाया गया तो उसको पूरी पावर्स जो थी, पूरी उसको कंट्रोल जो था वो इंडिया को चलाने का दे दिया गया, उसके हाथ में दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स अगला इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर जो था, एस्टेब्लिश्ड 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो हुआ क्या कि 15 मेंबर काउंसिल जो थी इंडिया की वो एस्टेब्लिश हो गई, किसके लिए, टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो नई पोस्ट जो क्रिएट की गई उसको असिस्ट करने के लिए। कितने, 15 मेंबर की एक और काउंसिल जो थी, 15 मेंबर की 15 मेंबर काउंसिल जो थी इंडिया की वो क्रिएट की गई। ऑल्दो ये हालांकि ये थी क्या, एडवाइजरी बॉडी ही थी, तो इसको एडवाइजरी बॉडी ही बनाया गया था। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ने एक ऑफिस जो खोला गया तो उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक और जो थी काउंसिल बनाई गई, लेकिन इसको एडवाइजरी बॉडी ही रखा गया था। सो गाइज ये था आज का जो है पहला हमारा जो एक टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है 1857 के जो रिवोल्ट जो था उसके बाद जो था एक्ट जो था, जहाँ कैसे कंपनी ने जो है डायरेक्ट अपने हाथ में जो है रूल ले लिया और उसके बाद ये एक्ट जो जहाँ पे लागू कर दिए। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 है। इसके प्रोविजन जो मेन की फीचर जो है, पहला इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो है अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सामने।
इसमें लिखा है बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसमें हुआ क्या था कि इंडियंस को जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व करने की जो एक शुरुआत हो गई थी। कानून बनाने में जो था इंडियंस का जो था उसमें भी इनका थोड़ा बहुत योगदान जो था उसकी शुरुआत हो गई थी। इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आपने देखा था कि बॉम्बे का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, बाकी वाले मद्रास और बाकी वाले जो वो थे, बाकी वाले जैसे उसने देखा था कि बाकी वालों को इसके सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। तो जहाँ पे हुआ क्या कि दोबारा फिर से बंगाल का उसमें आपने देखा कि 1773 में आपने देखा कि जो था गवर्नर जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था और बॉम्बे और मद्रास वाले को सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। लेकिन इस एक्ट में हुआ क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में दोबारा से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को जो थे उनको पावर्स ज़्यादा दी गई। तो इन अ वे डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा से शुरू होगी, पावर्स को जो है दोबारा से डेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और एक और इसमें जो था इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर था, रिवर्स्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी that started from the regulating act of 1773 and reached its climax under the charter act of 1833। तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो एक शुरू हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, उनके रूल के दौरान 1773 में, जैसे मैंने बताया कि बंगाल का गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, बाकी वालों को मद्रास और बॉम्बे वालों को उसके अधीन रखा था, सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। तो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शुरू हुई थी जो उस एक्ट के वक्त। और फिर इसकी फाइनल जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो थी लास्ट में पीक पे जो थी वो 1833 में जो थी वो जिसमें पूरे इंडिया का जो था कंट्रोल जो था एक बंदे के हाथ में दे दिया गया था। तो वो सारी चीज़ें जो क्या हो गई थी, रिवर्स हो गई इस एक्ट में, कौन से, इंडियन काउंसिल एक्ट में रिवर्स हो गई इसमें सारी। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये लर्न करने की जरूरत है। सो आइए अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो 1909 जो था इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, आइए देखते हैं। इस एक्ट को जो है एक तो हम कहते हैं मॉर्ले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। आपको स्टूडेंट्स याद रखना चाहिए मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया एक नया ऑफिस जो था वो क्रिएट किया गया था। तो लॉर्ड मॉर्ले जो था इस टाइम में इस एक्ट में जो था वो 909 में मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो जो है वो वाइसराय था, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, क्या क्या इसमें प्रोविजन जो थे इस एक्ट में, की फीचर्स इसके जो हैं वो आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला नंबर जो था, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बाय रेजिंग फ्रॉम 16 टू 60। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह था कि साइज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का था सेंट्रल और प्रोविंशियल में दोनों जगह, तो इसने कि इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उनका साइज इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों का जो था वो साइज वो बढ़ा दिया। 16 मेंबर जो थे पहले उनको बढ़ा के इन्हें 60 कर दिया इस एक्ट के तहत। इसके अलावा इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। सेंट्रल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी को इन्होंने रिटेन किया और जो प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी भी हो सकती थी। ये वाला इसमें प्रोविजन इन्होंने आके ऐड कर दिया। अगले आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो था इसने किया क्या कि डेलिब्रेटिव फंक्शंस जो थी इस एक्ट में, क्या एक और प्रोविजन था कि डेलिब्रेटिव फंक्शंस जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, तो उनको इन्होंने बढ़ा दिया इस एक्ट में। ये एक्ट जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं इस एक्ट में हुआ क्या कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के, अभी आप जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 909 जो पढ़ रहे हैं इसके तहत हुआ क्या कि डेलिब्रेटिव फंक्शंस जो हैं, डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ लेवल पे जो इन्होंने क्या कर दिया इसमें एनलार्ज कर दिए। जैसे कि
members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. तो इसमें जैसे मेंबर्स को जो था वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने के लिए अलाउ कर दिया गया। आप रेजोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और मूव रेजोल्यूशन और द बजट पे आपको रेजोल्यूशन वगैरह जो है मूव कर सकते हैं, या इस तरह के और बहुत सारे जो थे डेलिब्रेटिव फंक्शंस जो थे, तो वो जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो बढ़ा दिए गए थे। ये भी इसका एक प्रोविज़न है इन अ वे के वहाँ पे जो है कुल मिलाकर जो है बोलने की अनुमति, जो अपने मत रखने का जो था वो उसका उसकी अनुमति जहाँ पे मिल गई असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। अगला इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो था, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर। तो वाइसराय और गवर्नर की जो काउंसिल जो थे, वाइसराय और गवर्नर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो था वो इंडियन को इसके साथ जोड़ा गया। सबसे पहले आपने याद रखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे वो क्या थे, फर्स्ट इंडियन थे टू ज्वाइन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इससे पहले जो था वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें सिर्फ अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स होते थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को इसमें एसोसिएट किया गया था, इंडियंस को इसके साथ जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना है आपने, याद रखना कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसराय और गवर्नर की थी उनके साथ इंडियन को फॉर द फर्स्ट टाइम जोड़ा गया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे वो पहले जो लॉ मेंबर बने थे वो उस काउंसिल के पहले मेंबर थे। आइए अगला देखते हैं। It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. It legalized communal। तो इस एक्ट का एक हम जो कह सकते हैं, इस एक्ट ने एक और जो कार्य किया, इसने क्या किया कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। कम्युनलिज्म जो था उसको इसने कानूनी आधार दे दिया। कैसे? इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, क्योंकि इसने किया क्या, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी फॉर मुस्लिम्स बाई एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट, कि मुस्लिम्स के लिए अलग से जो है इलेक्टोरेट जो है उनका एक अधिकार दिया जाए। तो ये इस तरीके से रिलीजन के बेस पे जो है इसने बांटना, इस एक्ट के तहत जो था वो जहाँ पे सामने सामने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया गया, तो इस तरीके से जो थी वो कम्युनलिज्म को जहाँ पे लीगलाइज किया गया, क्योंकि एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया जिस तरीके से, तो इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि इसको लीगलाइज कर लिया गया। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो जो था उसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो अगला एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा स्टूडेंट, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे ये आपने पढ़ने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, तो पिछले एक्ट की तरह इसको भी हम क्या जानते हैं, आल्सो नोन एज मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ये एक किस्म का, मोंटेग्यू जो होता वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम में, और लॉर्ड जो केम्सफोर्ड जो था वो वाइसराय ऑफ इंडिया। तो दोनों के दौरान तो उनके द्वारा लाई गई रिफॉर्म्स जो है, इसके नाम से भी इसको हम जानते थे कि मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है उस नाम से भी हम इसको जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हम कह सकते हैं इस एक्ट के जो हैं, बड़ी बार इनमें से जो है एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से जो है इस एक्ट को जो है पढ़िए। इस एक्ट को जो है मोंटेग्यू केम्सफोर्ड भी कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो सबसे पहला इसने किया क्या काम, relaxed the central control over the provinces by separating the central and provincial। तो सेंट्रल का कंट्रोल जो था, सेंटर का जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, उसको रिलैक्स किया गया। हुआ क्या कि सेंटर जो है वो उसके लिए अलग से सब्जेक्ट्स जो थे वो बाइफरकेट किए गए, प्रोविंस पे जो है प्रोविंस के लिए अलग से, प्रोविंशियल जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो क्या करेंगी, अपने अलग सब्जेक्ट्स पे जो है लेजिस्लेट करेंगी, कानून बनाएगी, और सेंट्रल का अलग से। तो रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस जो थे, प्रोविंस की जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, तो उनके ऊपर क्या था, सेंटर का जो कंट्रोल था उसमें रिलैक्सेशन दी गई बाई सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं इनको अलग अलग किया गया, कि सेंटर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग रहेंगे, प्रोविंस के अलग रहेंगे, तो अपने अपने तरीके से ये कानून बनाएंगे। इसलिए क्या हुआ कि सेंट्रल कंट्रोल जो है सेंटर को वो रिलैक्स किया गया। सो आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला इसका जो प्रोविजन था गाइस, प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेंस सब्जेक्ट। तो प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स थे उनको और ज़्यादा आगे जाके उन्होंने डिवाइड किया, किसमें किया, ट्रांसफर इनटू रिजर्व एंड डिवाइड इनटू ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो था उनको डिवाइड किया गया, किसको, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। अगला एक और पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट जो था, वाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस। तो वाई कैमरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे लोअर हाउसेज और अपर हाउस होते हैं, तो वैसा प्रोविजन जो था जहाँ पे जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसे हम कहते हैं बाई कैमरलिज्म। तो वाई कैमरलिज्म जो था जहाँ पे इंट्रोड्यूस, इस एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, लोअर हाउस और अपर हाउस जो का उसका प्रोविजन रखा गया इस एक्ट के तहत। और डायरेक्ट इलेक्शन जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो था फीचर जो था, डायरेक्ट इलेक्शन जो थी इसमें इंट्रोड्यूस की गई। इस एक्ट के तहत डायरेक्ट इलेक्शन जो थी इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई। तो आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो इसका जो है, इट रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइजेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये रखा गया कि जो टोटल 6 मेंबर जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं उनमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो इंडिया के होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर था कि टोटल 6 जो मेंबर जो थे वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसमें से 3 जो है इंडियन होना चाहिए। अगला एक पॉइंट था, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी आपने पढ़ा कि पिछले एक्ट में पढ़ा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, कम्युनल इलेक्टोरेट जो था वो अभी आपने पढ़ा, लेकिन इस एक्ट के तहत उसको क्या एक्सटेंशन मिल गई, और ज़्यादा जो था बाकी भी जो है, बाकी वालों को भी जो है, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। जो सिक्स हो गए, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए एंड यूरोपियंस, तो इनको भी जो है अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की बात इस एक्ट में करी गई। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ, कम्युनल जो प्रिंसिपल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का था उसको एक्सटेंड किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में कहीं भी एग्जाम्स में जो है वो देखने को मिलता है कि इस एक्ट के तहत किस किस को जो है वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो दी गई। जो एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो इंडिया में 909 में जो थी वो आगे बढ़ाई गई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे बड़ी बार देखने को मिलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो था उसमें उसके तहत जो थी बहुत सारी जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ाई गई थी, तो किस किस को उसमें शामिल किया गया था, तो ये 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, ये आपने याद रखना है, इनको जो थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। अगला ये देखते हैं, फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। तो फ्रेंचाइज जो था, राइट टू एक्सरसाइज अपना जो ये वोट देने का अधिकार जो था, ये वोट देने का अधिकार भी लिमिटेड था। किस बेस पे दिया जाता था वोट का अधिकार, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास कितनी है, टैक्स कौन देता है, या एजुकेशन किसके पास कितनी है, इन बेसिस पे, इन आधार पे जो थी वो वोट देने का अधिकार दिया गया। यानी कहने का मतलब है तमाम बंदों को जो है, हर बंदे को जो है वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इससे पहले आप समझ सकते हैं कि वोट देने का अधिकार नहीं किसी को भी नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी के बेस पर, टैक्स के बेस पर, एजुकेशन, प्रॉपर्टी जिसके पास हो, जो टैक्स दे सकता हो, टैक्स देता हो, या जिसके पास एजुकेशन जो पढ़ा लिखा हो, वही वोट दे सकता था, बाकी वाले वोट नहीं दे सकते थे। इस एक्ट में ये प्रोविजन लाया गया। और इसके बाद लास्ट वाला इसका पॉइंट था, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उसका भी एक प्रोविजन इसमें रखा गया। तो जिसके तहत 1926 में 1926 में जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश किया गया। किसके लिए, रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स जो थे उनको रिक्रूट करने के लिए जो है ये प्रोविजन इसमें जो था एक रखा गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो उसी प्रोविजन के तहत जो था 1926 में जो था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वो सेटअप किया गया। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सो एक बार फिर से आप अपने फ़ोन पे जाइए, जर्नी ऑफ लाइफ चैनल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पूरे लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ सीखने के लिए मिले, अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। सो गाइज, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।